नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के चैनल पर। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो देखने वाले हैं, जिसके बारे में जानने वाले हैं, वह है एक ह्यूमन सेल, हमारी बॉडी की एक सेल, एक कोशिका जिसको हम बोलते हैं। तो ये कोशिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके कुछ फीचर्स हैं जिससे हम चीजों को कंपेयर करेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो साइज है ये पूरा, ये ह्यूमन सेल का ये ओरिजिनल जो एक्चुअल साइज होता है ये उसका 10,000 इंटू 10,000 नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो ये 10 जो इसका साइज आप देख रहे हैं वो जो एक्चुअल साइज होता है सेल का, वो उसका लगभग 10,000 गुना बड़ा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती है। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि जो सेल है वो हमारी लाइफ, जो कोई भी लाइफ है, किसी भी लाइफ का, किसी भी जीवन का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि कोशिका ही किसी भी जीव का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार होती है। यानी कि कोशिका से कोई ऐसी छोटी इकाई नहीं होती है जो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, फंक्शन कर सके। ठीक है, तो ये जो हमारे बॉडी की या किसी भी जीव की बॉडी की ये सबसे बेसिक यूनिट होती है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, जैसे एक पर्टिकुलर जो डार्क ब्लू कलर का यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर ये है इस सेल का न्यूक्लियस, और ये आप देख रहे हैं गोल्गी अपरेटस, और ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो फाइबर्स यहाँ इधर उधर दिख रहे हैं ये है इसके फ्लैजेला जिसको कह सकते हैं, कि जिससे ये अगल बगल के एनवायरनमेंट से टच में रहती है। ये बाहर बाकी जो हिस्सा जो इसका पूरा घिरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है ये हिस्सा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें न्यूक्लियस के बारे में हम देखते हैं। तो न्यूक्लियस बेसिकली अगर न्यूक्लियस के अंदर के अगर आप जाकर के देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रेड एंड इसमें ये डीएनए है बेसिकली। तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसमें जैसा कि आप जानते हैं डीएनए जब ये आप उसमें प्रोटीन है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब मिल जाता है तो एक फाइबर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। फिर ये क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर जब उसमें ग्रुप हो जाते हैं तो इन्हीं से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं अल्टीमेटली। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे इनकी ग्रुपिंग होती चलती जाती है और जीन ट्रांसक्रिप्शन भी इसके अंदर होता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो न्यूक्लियस के अंदर चल रही होती है कि जो डीएनए है वो डिवाइड होता रहता है, फिर उनकी संख्या में बढ़ता रहता है। फाइनली एक स्टेज आती है कि जब सेल में जो इतना ज्यादा डीएनए हो जाता है कि उसका जो सेल डिवाइड होने लगती है, मियोसिस माइटोसिस, जैसा कि आप आगे देखेंगे इसके बारे में। तो बाकी जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन देखा, तो रेप्लिकेशन होकर के आरएनए और प्रोटीन्स इससे न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं। ये न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके थ्रू मैसेंजर आरएनए और ये आपके जो क्या बोलते हैं प्रोटीन्स के थ्रू ही बेसिकली जो न्यूक्लियस का काम करने का तरीका है वो क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है कि ये अपने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और साइटोप्लाज्म भेजता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि जैसी प्रोटीन यहाँ पर आती है फिर वो प्रोटीन क्या करती है, ये जो आप गोल्गी अपरेटस देख रहे हैं वो इसको पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर वो प्रोटीन कोई भी मैसेज, जो न्यूक्लियस का कोई भी संदेश कि इस कोशिका को एक पर्टिकुलर कोई कार्य अगर इस न्यूक्लियस को करवाना है, बेसिकली न्यूक्लियस बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह है सेल के अंदर, तो इसी के थ्रू यहाँ का पूरा फंक्शन कंट्रोल होता है। तो जो भी कंट्रोलिंग जो चीज है वो यहाँ से प्रोटीन के फॉर्म में बाहर आती है, और वो मैसेजिंग के लिए जब ये गोल्गी अपरेटस के थ्रू उसको पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है तब वो दूसरे सेल को या इस सेल को उस मैसेज को कन्वे किया जा सकता है। तो बेसिकली गोल्गी अपरेटस जस्ट न्यूक्लियस से सटा रहता है, जिससे कि जो भी प्रोटीन यहाँ से निकलती है ये उसको क्या करता है, पैकेज करता है और फिर उसको बंडल बना करके उसमें साइटोप्लाज्म में या दूसरे सेल बाहर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको भेज देता है। तो अगर वो गोल्गी अपरेटस ही वो चीज है जहां जो उस प्रोटीन के मैसेज को कोशिका के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उसको, जिससे कि अदर सेल्स या सेल खुद उस मैसेज को पढ़ सकती है, समझ सकती है कि अब उसको क्या करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से चीजें चल रही होती हैं। ये था गोल्गी अपरेटस के बाद न्यूक्लियस से जैसा कि क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स साइटोस्केलेटन, ये आपके जैसे देखिए ये पतले पतले बारीक बारीक इसमें पूरा एक नेटवर्क सा फैला हुआ है। ठीक, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होते हैं, चाहे वो आपका पूरा न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह हो
या आप यहाँ पे देख रहे थे गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सब दिख रहे हैं, या किसने भी इस तरह के जो भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होते हैं वो इन्हीं नेटवर्क के बीच में फंसे रहते हैं, जिससे कि वो अपने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बने रहते हैं, अदरवाइज वो पूरा फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस नेटवर्क ये जो काम इसके इस नेटवर्क के और भी सारे काम है। तो एक साइटोस्केलेटन जो है बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें केबल्स और स्कैफोल्डिंग की तरह से पूरे सेल के अंदर ये फैले हुए हैं, इसमें जैसा कि देखेंगे, और इसी के थ्रू जो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट मोटर्स की तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं इन्हीं साइटोस्केलेटन्स के सहारे। बेसिकली वो जो साइटोप्लाज्म या जो आप देखते हैं वो इन्हीं साइटो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और भी इस तरह की फाइबर्स यहाँ पे जो होते हैं, वो जैसा कि अभी आप आगे देखेंगे इसमें कि ये जो फाइव यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मोटर्स की तरह जो काम कर रहे हैं ये बनते बिगड़ते रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए बढ़ रही है अपने आप, फिर ये अपने आप बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहता है डिस्ट्रक्शन का उसका। ठीक, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए आप ग्रो हो रही है यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले फिर देखिए डिस्ट्रॉय होता रहेगा, ये बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा। अब फिर इसमें जो एक्टिन आप देख रहे हैं, एक्टिन बेसिकली क्या करते हैं कि ये तो आप एक अभी आपने देखा था स्कैफोल्डिंग और उसका केबल का नेटवर्क की तरह से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें फैले रहते हैं, और ये देख रहे हैं आप देखिए एक्टिन, ये एक्टिन के बंडल्स, जैसा कि आपने देखा था फ्लैजिलम, फिर आप उसके न्यूक्लियस के अंदर आप देखते हैं, फिर आप जब सेल डिवीजन होता है सेंट्रियोल वगैरह जब वहां पे बनते हैं न्यूक्लियस के पास में, तो ये सब ये जो फ्लैजिलम का जो स्ट्रक्चर बनता है या इस तरह का जो क्रॉस लिंकिंग का जो जेल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जो मूव करते रहता है, वो इन्हीं एक्टिन के बंडल्स के फॉर्म में बनता है। तो ये एक्टिन के जो बंडल्स बेसिकली कई जगह पाए जाते हैं, सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और भी जगह पर पाए जाते हैं, और जहां पर ये दो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली एक तो ये उसका बेसिक जो ढांचा है वो बनाते हैं, ढांचे में जेल की तरह काम करते हैं। बाकी अगर इनके जो पैरेलल अरेंजमेंट से ये मसल फाइबर में जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैरेलल रूप से एक दूसरे से स्लाइड करते हैं, तो ये मसल जो टिश्यू का जो फॉर्मेशन वहां पर होता है, जो मसल्स जो होती है वहां पे पैरेलली अलाइंड होते हैं और वहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइड पास करते हैं, जिससे कि मसल का मूवमेंट हो पाता है। तो ये था आपका साइटोस्केलेटन के बारे में, कोशिका के अंदर जो स्केलेटन होता है उसकी संरचना के बारे में, उसके ढांचा के बारे में। ये आप देख रहे हैं जो हाइलाइटेड स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है हमारी बॉडी में, जो अपने आप देख रहे हैं ये डिवाइड होता है। सेल के अंदर भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो खुद डिवाइड होकर के ग्रो कर रहा है, इसके अंदर भी डीएनए होता है। तो ये बाकी जो ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है हमारी बॉडी इसमें सेल के अंदर, इसका काम है जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी का स्टोर हाउस कहा जाता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी हम एनर्जी से रिलेटेड मटेरियल कंज्यूम करते हैं वो यहीं पे बर्न होता है और यहीं पे उससे एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो काम है जो बहुत ही, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हमारी जो सेल का एनर्जी हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का भंडारगृह कहा जाता है। तीसरा जो आप अभी हमने बताया था आपको, ये जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी बोलते हैं या गोल्जी सिंपली बोला जाता है, तो देखिए यहाँ से जो प्रोटीन के फॉर्म में जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये क्या करता है कि गोल्जी बॉडी उसको लेता है, उसको पैकेज करता है, उसको छोटे छोटे बंडल्स में और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसका जो मेन वर्क है वो शिपिंग मतलब पैकेजिंग, शिपिंग एंड बंडल में उसको फॉर्मेशन करना। ठीक, तो ये गोल्जी अपरेटस क्या करता है, जिसके ऐसा रोल प्ले करता है जिससे कि जो प्रोटीन है वो मैसेज के फॉर्म में एक सेल से दूसरे सेल में या सेम सेल के अंदर जो मैसेज है वो कन्वे हो पाता है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं फाइनली ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली फास्फोलाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो एक तो ये क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, एक तो बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर क्या है कि जैसे ये सेल मेम्ब्रेन ही तय करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज सेल के अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बाकी ये चीजों को आने जाने का कंट्रोल करती है। और बाकी जो अगला जो मैटर आपको साइटोप्लाज्म, जैसा कि आपने देखा था कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये आपके एक्टिन मायोसिन, ये एक्टिन फाइबर्स, बंडल्स, ये सभी होते हैं, तो जेल की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली इसका 95% जो हिस्सा है वो लिक्विड होता है, बाकी इसके अंदर सॉल्ट और प्रोटीन और ये सब चीजें होती हैं, मौजूद होती हैं, जिससे कि ठीक है। ये था हमारे सेल के बारे में, और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए
और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के लिंक आपको मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।